एक बच्ची हुई थी उस समय, अभी भी मेरे को वो है, रात में उनको ऐसी बीमारी हुई कि बच्ची का गला हाथ से दब गया, खत्म हो गई, बच्ची खत्म हो गई। बच्ची खत्म हो गई। डंग 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 डंग, मतलब जैसे कोई लगातार ढोल पीट रहा है। ढोल पीटने वाली आवाज। अंदर गया तो उसने फटाफट मेरे को अंदर को खींचा और दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि जब अच्छा। मैं भी खिड़कियों में झुका तो कोई आवाज नहीं, सब बंद। आप सोचो कि कोई ना कोई तो पूजा कर रहा होगा वहां पे। मैं बोला कोई ना कोई तो बिना किसी के कैसे ढोल बज सकता है यार, कैसे आवाज आ सकती है, अपने आप कैसे बच कैसे जाएगा। बज जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट, जो कि हम लेके आते हैं आपके लिए रॉ, अनएडिटेड और अनस्क्रिप्टेड कहानियां, जो कि रॉ नेचर से होती हैं और रियल होती हैं, आप बीती होती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मनोज सिंह जी, जिनका एक बैकग्राउंड प्रॉपर आर्मी में रहा है और इसके अलावा काफ़ी सारे इनके किस्से रहे हैं। इनके कई प्रकार के पॉडकास्ट रहेंगे हमारे साथ में, ऐसा नहीं है सिर्फ यही पॉडकास्ट एक होगा। इसके अलावा इनके एक्सपीरियंसेस के पॉडकास्ट, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो देशभक्ति का हो, चाहे वो समाज से जुड़ा हो, उस टाइप के सारे पॉडकास्ट आएंगे। बस आपने कमेंट करना है और इस वीडियो को प्यार देना है। तो वेलकम है मनोज जी जय आपका। जय श्री राम। आपने कितने साल सर्विस करी आर्मी में? मैं 26 साल सर्विस करके आया था। 26 साल हाँ, सर्विस 26 करी साल। है मनोज जी ने हमारे आर्मी में। तो आज जैसा कि हमारा पॉडकास्ट है हॉरर पॉडकास्ट, हॉरर पॉडकास्ट। तो पहाड़ों में तो कहानियों की कोई कमी ही नहीं होती कम मेरे नहीं ख्याल है। से ना। हर जगह ही जहाँ देव है वहाँ फिर भूत पिशाच होते ही वो होते हैं, वरना फिर देव का क्या काम है ना। देखा। और देवभूमि है ये। तो सुनते हैं आपसे किस्से आज के, क्या है आपकी कहानियाँ और क्या है आप तो बीती। इसमें यह है कि मतलब यकीन करने वाली बात होती है सबसे पहली बात। हम्म। और जो सिचुएशन से निकलता है ना, हम्म। उनको जो एहसास कर चुके होते हैं या उनका जीवन उन जगहों पे निकला हुआ होता है, तो वो आदमी विश्वास करता है। बाकी जैसे आम सिचुएशन में हम बोलते थे नहीं अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, आज विज्ञान का युग है, आज इसका युग है, मतलब। विज्ञान कई चीजों को नहीं मानता, विज्ञान कई चीजों को मानता भी है हाँ, ना। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जिस आदमी के पास, जिसके सामने या जिसके साथ ये घटनाएँ होती हैं, जिस परिवार में ये घटनाएँ होती हैं, तो उनको आप कुछ भी कर दो, वो नहीं झुठला सकते इसको। हम्म। जैसे हम लोग आम नॉर्मल गाँव घर के रहने वाले हैं। पहले गाँव घरों में इतनी सुविधाएँ या इतना वो चीज़ नहीं था, तो न लाइट की बंदोबस्त नहीं होती थी। आदमी मतलब दीप जला के या बत्तियाँ जला के हम यूज़ करते थे, हम पढ़ाई के चूल्हा का राख़ा बना के हम्म। हम जाते थे जंगलों में रामलीला देखने, इधर-उधर जाते थे। नॉर्मल था। हम्म। लेकिन उस कंडीशन में, उस माहौल में, उस जगह पे कहानियाँ भी सुनते थे। हमारे बुजुर्गों से हम सुनते थे कि अरे यार ऐसा किस्म का एक ये निकलता है, कभी डोला निकलता है, कभी माता का ये रास्ता है। हम्म। उनका मतलब एक रूट। माताओं का डोला, भूतों हाँ, का डोला, भूतों की तो बारात। उसकी जब हम बात सुनते थे तो वो रूट बताते थे हमें कहानियों में, हाँ। कि अगर चंडिका की माता का जो डोला निकलेगा तो उसका रूट ये है। वहाँ से हम्म। इस मंदिर में, उससे वहाँ से उस मंदिर में, वहाँ से उस मंदिर में वो हाट कालिका जाएगी, मतलब एक रूट होता था। हम्म। तो एक तो कहानी सुन ली, यकीन नहीं हुआ। अब उस रूट के दौरान उस समय में या किसी के साथ कभी ये हादसा होता है, हम्म। किसी को ये समझ में आता है कि यार नहीं ऐसा, क्या ये सत्य है नहीं है, लेकिन नॉर्मल आप चलते रहो, आप सालों साल ढूंढते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। हम्म। और किसी दिन अचानक कुछ मिल जाएगा, तो आपको यकीन करने में आप दूसरे को बताओगे, वो यकीन नहीं करेगा, हम्म। क्यों आपके साथ हुआ है। अभी एक कहानी मैं आपके अपने बताता हूँ कि जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे, करीब 9वीं या 10वीं क्लास में थे, अच्छा। तो हमारा गाँव जो था, हमारा स्कूल जो मेरे गाँव के पास था। मेरे गाँव से करीब 1 किलोमीटर की दूर में मेरा इंटर कॉलेज गोरंगचौड़ा स्कूल पढ़ते थे हम लोग। तो मेरे साथ वाले जो दोस्त थे, वो झुनकोली एक गाँव था, अच्छा। वो काफ़ी दूर था, हम्म। वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर पड़ता था वो। हम्म। तो हम लोगों का क्या होता था कि झुनकोली में अकेला गाँव होने की वजह से हम शनिवार को स्कूल से निकलना हम्म। और सीधे झुनकोली चले जाते थे हम लोग, अच्छा। ताकि हम संडे को वहाँ एन्जॉय ले सकें। अच्छा। और मतलब शिकार-शुगुर करना या जंगल में घूमना, तो ऐसे मतलब ये प्लान मतलब हमेशा का रूटीन मतलब रहता था। वही हमारी एक तरह से पार्टी होती थी, पार्टी होती बचपन थी की है। बचपन की। हम्म। तो एक बार क्या हुआ था कि अभी देखो लोग तो बोलेंगे कि पता नहीं यार ऐसे ही फेंक रहे हैं या ऐसे हम्म। वो कर रहे हैं। लेकिन वो जो 4 लड़के, 3 मेरे को लगा कि 4 थे हम, हम्म। 2-3 लड़के, वो जो इस ब्रॉडकास्ट को या इस बात को सुनेंगे, हम्म। वही बता सकते हैं कि ये सच्ची है, घटना है कि नहीं है। अच्छा। बाकी लोगों को तो एक अफ़वाह लगेगी। हम्म। क्या हुआ, हम रात में जब निकले यहाँ, मतलब शाम को जब निकले, तो हम शाम को उनके यहाँ पहुँचे थे, थोड़ी देर हम इधर-उधर घूमे और शाम के समय खाना-पीना खा के हम लोग, उनका नया मकान बन रहा था। हम्म।
पुराने मकान में माताजी लोग, पिता दादाजी लोग सब सोते थे, तो नया मकान बन रहा था, तो उस मकान में एक कमरा नीचे वाला नॉर्मल आधा तैयार हुआ था। हम लोगों ने वहीं वहीं बिस्तर लगाया था अपना परमानेंट, ताकि हम रात होता है उस टाइम पे ऐसा ही कि हमको खाली जगह चाहिए। खाली जगह चाहिए। हाँ। तो हम लोग कभी पत्ता खेल लेना हमने, कभी कुछ ये उस समय ये लूडो वगैरह चलता था, कभी इसमें बिजी रहना, पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान नहीं उस समय इतना। तो उस रात क्या हुआ कि हम लोगों ने ताश खेले 12 बजे, तो एक हरीश नाम का लड़का था, नरेश, हरीश, और एक एक्चुअली नाम उनका पता नहीं है मेरे को, अब हम लेकिन हम लोग उनको ठगदा बोलते थे। हाँ, अच्छा। एक्चुअली नाम उनका प्रेम सिंह है या क्या है, मेरे को इतना क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ठगदा बोलते थे, हम ठगदा से ही फेमस थे वो। अच्छा। तो मैं था, हम 4 आदमी थे, तो हमने धर पकड़ खेले रात में। उसके बाद 12 बजे तो ठगदा उठा, वो उसकी एक हैबिट थी, वो जब भी सोने को जाता था पहले अपने सर में कंघी मारता था। अच्छा, उसकी हैबिट थी, तैयार होके सोता था। अच्छा। ये मतलब एक अजीब, मैं उनको बोलता भी था, यार ये ठगदा, यार ये मानना पड़ेगा, आप सरसुर बना के सोते हो यार। बोला यार आदत पड़ गई, जब जाएगा शीशे में सर बनाएगा और उसके बाद फिर सोएगा। उस दिन क्या हुआ, 12 बज गए, तो ठगदा ने बोला यार चलो यार टाइम हो गया, सो जाते हैं। तो हमने बोला ठीक है यार। अब सभी लोगों को मतलब पेशाब जाना था, बाहर जाना था। अब वो बाथरूम तो होते नहीं थे ऐसे, ओपन में होता था। ओपन में जाते थे, साइड में होके तो चारों के चार हम बाहर निकले और साइड में जाके पेशाब करने लगे। जब हम साइड में पेशाब करने लगे तो जस्ट सामने पर एक मंदिर था, सामने नजर पड़ती थी, और उस जंगल में 10-10, 15-15 किलोमीटर तक कोई दूसरा गांव नहीं है। उस गांव हटके है सब। अगर उस गांव में अगर कोई आदमी, अनजान आदमी आता है या कोई मंदिर पूजा पाठ वाला आता है, तो वो उस गांव को खबर होती है, भाई आज इस मंदिर में ये लोग आ रखे हैं, नहीं तो कोई आता नहीं है एक्चुअली। जब हम बाहर निकला, सबसे आगे मैं गया, वो लोग तो नदी में सेटल हो गए, मैं थोड़ा सा आगे चला गया और आवाज सुन रहा था ऐसे डंग 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 डंग, मतलब जैसे कोई लगातार ढोल पीट रहा है, ढोल पीटने वाली आवाज। तो उन लोगों ने भी सुना, मैंने भी सुना, सभी ने सुना, और मैं इंतजार कर रहा हूँ यार, मैं ये सोच रहा यार कौन आया होगा आज यार मंदिर में। मैंने सोचा कि इनसे जाके पूछूंगा कि कौन आया था यार मंदिर में, इस क्या प्रोग्राम है। तब तक जब मैं वापस आने लगा, करीब 10-15 कदम आगे गया था मुंशा अंधेरे में, जब मैं वापस आने लगा तो ये जल्दी से भाग के वापस अंदर हो गए। अच्छा, तो उनको पता था उस चीज का। अच्छा, उनको वो एहसास हो गया कि डोला चल रही है, लेकिन मेरे को पता नहीं था। मैं आराम से, फिर मैं अबे कहाँ गए, मैं उनको ऐसे पुकारने लगा, तो नरेश दा ने मेरे को आवाज लगाई, बोला मनोज जल्दी अंदर आ जा। अच्छा। मैं बोला क्या हो गया यार, मैं अब नहीं, मतलब देखो अपने घर की बात अलग होती है, दूसरे के घर में अंधेरे में चलना थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। जबकि मैं वहां ज्यादा रहता था, फिर भी थोड़ा सा वो स्पीड नहीं पकड़ पाया जो अपने घर में पकड़ते थे। हमारे घर में तो हमें अंधेरे में ही पता होता था कौन सा पत्थर कहाँ पे है, हम डायरेक्ट उसके सर में पाँव रख देते थे। आइडिया हो जाता है अपने को, आइडिया हो जाता है। तो वहां मैं आराम से जब सीढ़ियों से अंदर गया तो उसने फटाफट मेरे को अंदर को खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। बंद करके सबके सब खिड़की के रास्ते सर डाल के 1-2 खिड़कियों से बाहर को देखने लगे। तो मैं समझा नहीं उस समय तक, मैं कुछ नहीं समझा उस समय तक। मैं ये बोला, मैं बोला यार कोई ढोल बजा रहा था, उनको यही बात करे जा रहा हूँ। वो खिड़कियों में झुके, जब मैं भी खिड़कियों में झुका तो कोई आवाज नहीं, सब बंद। अच्छा, आपको भी कोई आवाज नहीं? फिर कोई आवाज नहीं। जब मैं अंदर गया फिर सब बंद, लेकिन जब तक मैं दरवाजे से अंदर नहीं हुआ था मैं प्रॉपर सुन रहा, वो भी सुन रहे थे। तो वो मेरे को बोला साइलेंट हो जा, चुप हो जा, मत बोलो, जब पूछने लगा। तो मैं कंफ्यूज हो गया यार, मैं बोला यार यहाँ कौन हो सकता है यार, मेरे को कसम से आप सच नहीं मानोगे 3-4 बजे तक नींद नहीं आई। सोच के बताया नहीं उन्होंने? उन्होंने बताया मेरे को, फिर उन्होंने बोला कि डोला चल रही थी, बोला। अच्छा। अब मैं यकीन मानने को तैयार नहीं। आप सोचो कि कोई ना कोई तो पूजा कर रहा होगा वहां पे। मैं बोला कोई ना कोई तो बिना किसी के कैसे ढोल बज सकता है यार, कैसे आवाज आ सकती है, आप कैसे बज जाएगी। मैं सुबेरे उठा, आप सच नहीं मानोगे, सुबेरे उठा, मैं थोड़ा सा उजाला सा होने लगा था। मैं उठा, मैंने जूते पहने, मैंने नरेश दा को उठाया, मेरी भी हिम्मत नहीं हुई अकेले जाने की, मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा। मैंने नरेश दा को जगाया, मतलब उठ, वो कहाँ जा रहा है, मैंने एक बार मंदिर में जाते। मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, वहां से कम 200 मीटर ऐसे, मतलब एक खेत बीच में और सामने पर मंदिर, इतनी दूर है, ज्यादा दूर भी नहीं, एक खेत बीच में बड़ा है। उसके बाद पल्ली वाली पहाड़ी के कोने में मंदिर और इस साइड में हम लोग। तो उस मंदिर में गया, मैंने सब कुछ देखा। सवेरे कोई हलचल नहीं, जैसा हम शाम को लोग वैसे नॉर्मल, कोई कुछ नहीं। तब मैंने नरेश दा को, फिर मैं बोला यार नरेश दा, फिर उसने मेरे को कहानी बताई कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है,
या डोला चलता है, उसका ये रास्ता है, ये अच्छा, सब क्या करके कहानी बताई मतलब प्रॉपर? उसने बोला कि ये जो डोला होता है, ये चंडिका मैया का डोला चलता है। चंडिका मैया का। हाँ, अच्छा। ये घाट काली का ये चंडिका घाट है, हमारे यहाँ एक जगह है, हम्म। वहां से ये डोला निकलता है। ये डोला निकल के वहां से एक जगह ऊपर, जहाँ से चंडिका का मतलब उत्थान हुआ था बोलते हैं, जहाँ पे ऊपर एक गांव है, ये बुंगाछड़ा साइड में ऊपर, हम्म। वहां पे एक ये बुंगा चिन्ह सुना सुना लग रहा है मेरे को। हाँ, वहां से मैया का जो मैया वहां से नीचे आ गई थी बोलते, नंदा देवी मंदिर है एक मानना बुंगाछड़ा में। नंदा देवी ने बोला था कि तू जो है मांसाहार करती है हम्म। या विकराल रूप है तेरा ये सो, हम्म। तो मैं शांति प्रिय हूँ, तो तू मेरे साथ, दोनों बहनें हैं, तो उसको तू यहाँ से निकल करके, अच्छा। तो घाट जो चंडिका मैया थी वो वहां से निकल के नदी के किनारे आ गई, चंडिका मैया को वहां से उन्होंने भेज दिया, बोला कि तुम अलग रहो। अलग उसमें रहो। तो अच्छा। चंडिका मैया तब वो कहानी थी, तो वो बोलते कि यहाँ से जाती है, तो वो यहाँ से फिर इस मंदिर में आते हैं, यहाँ से फिर एक दो मंदिर और बताइए, उसके बाद हाट कालिका जाके इसका डोला समाप्त होता है। अच्छा। ये किसी न किसी किसी ऐसी सिचुएशनों में पड़ते हैं, बोलते हैं कि ये जो लोग चाहे पियो। जो लोग बड़े हिम्मत वाले होते हैं, या किसी के सामने, जैसे वो मान लीजिए उस दिन हमारे साथ ये घटना हुई, उन 3 लोगों में से मैं तो अनजान था, हम्म। उन 3 लोगों को ये कहानी पहले पता थी हम्म। या उन्होंने बुजुर्गों से सुना था। वो तो एक भाई ये बैठा दिया गया था दिल में कि अगर कोई आदमी इस डोले में घुस गया, या सामने ही पड़ गया, जो सामने पड़ गया, अगर उसने हिम्मत रख के माता के डोले को कंधा लगा दिया, तो उसकी किस्मत चमक जाती है बोलते हैं। अगर डर गया तो खत्म भी हो सकता है। अच्छा। तो ये डर जो है, बचपन से ये कहानियां सुनी है हमने, तो ये कहानियों की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर एक डर सा बैठ गया। उन लोगों ने ये कहानी सुनी थी, तो उन लोगों ने क्या सोचा कि अरे भाई कहीं डर गए, खत्म जो हो जाएंगे, अंदर भाग गए। और मैं अनजान बंदा था, तो मेरे को इसका पता नहीं था, मेरे दिमाग में याद था कौन आया है, अगर हाँ, उस तो एक वो अलग ही सोच में थे कि कौन आ रखा है कौन करके आ ना। रखा है यार, क्या ये कौन बजा रहा है। हाँ। तो ये जो कहानी, उसके बाद बुजुर्गों से जो सुनते हुए आदमी के दिल में भय सा बैठ जाता है, या कोई वो चीज हो जाती है, तो उनकी वजह से वो अंदर को भाग गए। मैं आराम से इंतजार कर रहा हूँ यार, है क्या क्या नहीं है। तो उस सिचुएशन में अगर बाई चांस मैं वहां पे चला जाता, या ये मेरे साथ वहां चले जाती, क्या है कौन है देख के आते हैं, मान लिया जाए, बोलते हैं कि अगर हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे कि अगर डोले को कंधा, आपको डोला दिखेगा या डोले को तो कंधा डाल दिया, तो मतलब बड़ी वो होती है। तो ये यहाँ तक तो पहुंच नहीं पाए, लेकिन इतना जरूर है कि मैं जो मेरे दिल में जो एक बात थी, नहीं यार ये कोई कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, मैं जुटा नहीं सकता हूँ अभी। अब मतलब उठला नहीं सकते। नहीं कोई कुछ बोले सर, आज कितना ही विज्ञान दिखा दो, किसी को कुछ भी कर दो, मैं नहीं जुटला सकता हूँ, या वो चार नहीं जुटला पाएंगे। सही बात है, जिसने जिस पे बीती हो एक्चुअल में वही जानता है। वही जानता है ना। तो ये सिचुएशन में हमारे पहाड़ों में क्या होता है सर, हम लोग नॉर्मल मान लेते हैं ना कि अरे नहीं यार, ये तो ऐसी पुरानी रीति रिवाज है ये सब। नहीं सर, उनके अंदर कोई न कोई शक्ति है, शक्ति तो उस मौजूद है। भूमि के अंदर शक्ति है, या उनके हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि यार इसके लिए जादू टोना कर दिया, या इसके लिए कुछ घटा दिया, या कोई ऐसी कहानी है। सर मैं हम तो चलो उस जीवन से जी रहे हैं, या वहां से वो कर रहे हैं, तो वहां एहसास होता है सर कि नया ही कोई शक्ति है, कोई ताकत। हमने आज 7वीं पीढ़ी में आके आज से 2-3 साल पहले वो एक मैया होती है, ये पाँखों की, मतलब कैसी मैया हुई है? बहुत ही उसको बहुत मानते हैं सर, अच्छा। उसको बहुत मानते हैं। तो वो कहानी जो है, देखो ये तो अपनी पर्सनल परिवार की कहानी है, अभी ब्रॉडकास्ट में कोई नहीं, सुनेगा तो नाम हम हाँ नाम नाम हम छोड़ सकते हो। तो लेकिन जो मेरे नहीं, जो मेरे सगे हैं वो भी देखेंगे इसको, या वो भी सुनेंगे, क्योंकि इस सच्चाई से मैं भी वाकिफ हूँ, वो भी वाकिफ है। 7वीं पीढ़ी निकल गई सर हमारी। 7वीं पीढ़ी से पहले जब हमारे परदादा लोग कभी भाई रहे होंगे, उनको उनमें बंटवारा हुआ था, उनमें बंटवारा हुआ था, तो चौथी 5वीं पीढ़ी की बात है, उनमें बंटवारा हुआ था, तो तीनों भाइयों में बढ़ गया। तीनों भाइयों में जब बढ़ गया, तो जो मेरे परिवार से दादाजी लोग थे, तो उनका पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही बच्चा हुआ, एक ही लड़का, एक ही वारिस, एक वारिस। हर पीढ़ी पे। हाँ, मेरे परदादा एक वारिस थे, उनके बाद दूसरे वाले भी एक ही वारिस थे। तो
जो ज़मीनें बटी थी तो काफ़ी अच्छी खासी ज़मीनें थी तीनों भाइयों में। उनके परिवार में जब थोड़ा-सा परिवार बढ़ के हुआ, हुँ, तो अब गरीबी उस समय पैसे की गरीबी थी तो कि हर काम के लिए ज़मीन एक आसरा होता था। चलो यार ये द गिरवी रख देते हैं, थोड़ा पैसा हो हुँ, जाएगा तो वो कर लेंगे करे। तो ऐसे किस्म से हो सकता है परिवार चलाया हो। तो औरों को नहीं देके भाइयों को में ही आपस में चलो यार आप रख लो, आपके पास पैसा तुम है, रख लो, हाँ, पैसा दे दो। ये पैसा दे दो, ये काम से हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो जो हमारी दादी थी, मेरे दादाजी के माँ, हुँ, मेरे बुड्ढे दादाजी ने 2 शादियाँ की थी। तो 2 शादियों में से जो जिनसे दादाजी हुए थे, हुँ, वो वाली माँ तो खत्म हो गई थी। लेकिन जिनसे कोई संतान नहीं हुई थी, वो ज़िंदा थी। अच्छा, तो उन्होंने देखा कि इन लोगों ने जो है हमने एक खेत दिया था, इन्होंने दोनों खेत कब्ज़ा कर लिए। हमने यहाँ ज़मीन दी थी, उन्होंने वहाँ भी कब्ज़ा कर लिया। थोड़ा-सा ऐसा उनका रहा होगा उस समय, हमें तो कुछ पता नहीं था इसका। तो दादी हमारी उनके पास गई, तो दादी ने वो उनके पास बताया कि भैया आप ऐसा क्या कर रहे हो? हुँ, मेरा भी तो एक लड़का है, ये क्या क्या करेगा? तुम लोग सब कब्ज़ा कर लिया, ऐसे कर ऐसी बात अभी कहानी हमने सुनी है। हुँ, तो हो सकता है उस पारिवारिक में कुछ ऐसा ही बात होगी, झगड़ा-झुगड़ा हो गया। तो किसी ने मेरी दादी को गाइड कर दिया, बोला आप वहाँ को चले जाओ, अच्छा, मैया के पास। मैया के पास। हुँ, ये गाइड वाली बात हो जाती है या जो भी हुआ। और जिसने गाइड किया वो भी बंदा मैया की प्रकोप से नहीं बचा। अच्छा, अब हो सकता है दादी वहाँ गई हो, हुँ, दादी ने गई तो दादी ने बताया कि वहाँ पे अपना रोना-धोना किया होगा, जो भी हुआ जो चलो इंसाफ़ के लिए। इंसाफ के लिए। हुँ, उसके बाद कोटग्याड़ी मंदिर जो पाँखू में है, बहुत फ़ेमस है। फेमस है। उसके हुँ, बाद तो दादी ने क्या किया, वहाँ से होके आई या जो भी कंडीशन थी, मतलब ये चलता रहा। उसके बाद ठीक है, उनका जिनका कब्ज़ा था उन्होंने दिया, नहीं दिया दादी को। ये केस भी लड़ी थी मेरी दादी, उस समय अल्मोड़ा आके केस लड़ी थी। उस समय अल्मोड़ा में होता था कोर्ट, अच्छा, अच्छा पहले अल्मोड़ा था हाई कोर्ट। अल्मोड़ा था। तो अल्मोड़ा आके मेरी दादी केस लड़ी थी, तो लेकिन दादी उस केस में हार गई। हार गई। जब ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम कानून तो आपको नहीं पता है। हुँ, तो वो उस केस में दादी का बोला हार गई, केस हो गया। तो हारने के बाद दादी को एक रोष सा प्रकट हुआ या जो भी हुआ, तो उन्होंने बोला ये न्याय करेगी, अगर तुम्हारा है तो ये ऐसो। तो उसके बाद 2 पीढ़ियाँ मेरे फादर दादाजी लोग, फिर मेरे पिताजी लोग, उसके बाद हम, आज हुँ, की युग में, हुँ, आज से 2 साल पहले की बात है। तब और परिवारों में हर एक के पार में कोई भी प्रॉब्लम आई या कोई समस्या ऐसी आई, उन लोगों को हमेशा यही एहसास हुआ कि कोई न कोई है शक्ति जो हमें, हमारे परिवार में ऐसा कांड हो रहा है। हुँ, लेकिन हम लोग बच्चे लोग आपस में मिले-जुले, हमें तो कुछ पता ही नहीं। पहले जैसा नहीं होता। हमें एक्चुअली पहले की कहानी खत्म हो गई ना। हम लोग हुँ, आपस में रिश्तेदारी में चाचा-ताऊ सब बढ़िया, सब कुछ अच्छा हुँ, चल रहा है। तब इन लोगों ने बताया कि यार ऐसे-ऐसे बुरा हो रहा है, ये ऐसे और यही निकल रहा है। ये हुँ, पूस पूस वाले के पास गए, गणतंत्र धामी के पास गए, तो हर जगह यही निकलता था कि उन्होंने ज़मीन का ये कोडियारी के मंदिर में गए हैं। हुँ, और जब तक आप वहाँ पे पूजा नहीं दोगे, शांति पूजा ये सो, तब तक ये चलता रहेगा, जब तक इंसाफ़ नहीं करोगे उसके इंसाफ लिए, नहीं हाँ। करोगे। तो पहले लोग, पहले वाली पीढ़ी, इससे पहले वाली पीढ़ी ने निकलता था लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। नज़रअंदाज कर दिया। हुँ, और ये अब चला। उनको ये लगता है कि इनको बुलाना पड़ेगा, हुँ, तभी वो पूर्ण हो सकती है। हुँ, जब दादी लोगों से या हमसे किसी को बोला नहीं, तो अभी जाके इस हमारे समय में अब पिताजी लोग भी, हमारे चाचा लोग भी, चाचा तो थे हमारे उस समय, तो चाचा बाद में खत्म हुए। जब यहाँ पे इस ये बात आई तो इन लोगों ने भी, हमने भी बोला जो पिछली बात है उसको भूलो, हुँ, आगे के लिए अच्छा रास्ता बनाओ, अच्छा बच्चों के लिए वो बनाओ। तो माँ ने भी समझाया, बोला ऐसा जो हो गया सो हो गया, हमने क्या करना उस ज़मीन का, सब अपने-अपने उठ के इधर-उधर आ गए हो हुँ, और ये पूजा करो जल्दी से। हुँ, तो ये पूजा एक ही शर्त थी कि वो लोग हमें, जिनको प्रॉब्लम है वो इनवाइट करेंगे, वो हुँ, बताएँगे, आपको प्रॉब्लम है ना, हुँ, आप करो इनकी इसका तरीका बंदोबस्त। यही था। यही था। हुँ, अगर हम बंदोबस्त करते तो हमारी दादी झूठी हो जाती है। हुँ, तो उन लोगों ने हमें बोला ठीक है, उन लोगों ने बंदोबस्त किया, सब कुछ किया और हमें भी बताया, तो हमने बोला हम शामिल होना के लिए तैयार है, हम नहीं चाहते आगे वो कुछ ऐसी बात है किसी के मन में रहे। हुँ,
तो हम गए कोटगाड़ी के मंदिर में। उससे पहले एक रोज पूजा रात में बड़ी उस वो है, आज की जो समय में कोई रोज पूजा करता है ना, क्या होती है वो? वो एक रात चुनी जाती है, और उस रात में रोज पूजा करने वाला गुरु भी अलग होता है। अच्छा, कहाँ से आते लोग? वो हैं, हमारे समाज में ही हैं, जो समाज जो में? जो मतलब मेन है, जो रोज पूजा के लिए, किस टाइप के लोग होते हैं? मतलब जो ये धामी टाइप के, हम्म, धामी वगैरह कुछ कुछ की चीज का, जिन्होंने एक बार रोज पूजा की हो, या उसके मंत्र हो, या उसका जो करने का तरतीब है, वो सीख लेते अच्छा, हैं, जो विधि विधान जानते विधि हैं। विधान जानते हैं। हम्म, तो वो उस रोज पूजा में कोई ब्राह्मण नहीं, कोई कुछ नहीं, हम्म, ये वही लोग हमको भाई, हम लोगों ने किया खुद परिवार से, एक एक सदस्य हम लोग गए थे, 6-7 सदस्य हम लोग हो गए वहाँ पे। हम्म, तो रात में गए तो वहाँ के रूल नियम ऐसे थे कि खुद हम लोग घबराने लग गए, जो अब रातों रात हम जंगलों में पड़े रहने वाले आदमी, एक मन में भय सा बैठ गया हमारे भी ऐसे क्या नियम थे? ना। तो जब हमने मुर्गा या बकरा जो भी बलि देते हैं, हम्म, चलो उसका उस रोज पूजा का हुआ है, तो उसका बनाने का तरीका, उसका काटने का तरीका, हम्म, और हाँ, जब वहाँ पे हम गए तो मतलब आपने फिर मुड़ के नहीं देखना है, कुछ एक नियम ऐसे हैं जो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो वो जब वो रोज पूजा एक मतलब एक माहौल सा बन जाता है अंधेरे में। ये कहीं इससे रिलेटेड तो नहीं है कि मतलब वहां जो प्रसाद भी खाया तो वो जाना नहीं चाहिए साथ में? प्रसाद पहले तो उसमें सदस्य ही ऐसे होने चाहिए ना सर, वो कुछ भी वापस नहीं आएगा वहां से, वहां से कुछ भी वापस नहीं कुछ भी नहीं आएगा, आएगा, सब कुछ वही रहना सब चाहिए। जो बचा दफना दो वहीं, हम्म। जो एक एक रोज है। एक एक ने बताया था मेरे को, एक लोहाघाट बाबरू के साइड में है, हाँ उसका पॉडकास्ट किया था, तो उसने बताया था कि एक उनकी भी ऐसी कोई पूजा वूजा होती है तो वहां जाके देना पड़ता है। रास्ते में नदी पड़ती है तो वहां पे कुल्ला भी करना पड़ता है कि एक तिनका हाँ, भी ना साथ में आ जाए, ना आ जाए बस। ऐसा कुछ। तो वो रोज पूजा जब आदमी करता है, या उस रोज पूजा में जब आदमी शामिल होता है ना, हम्म, तो खुद एहसास होता है यार, है कोई ताकत। हम्म, पहले हमने वो रोज पूजा की, उसके बाद हम कोटगाड़ी मंदिर में गए। हम्म। कोटगाड़ी मंदिर में भी हमने बड़े अच्छा, उससे, पूरी रात चलती है रोज पूजा? नहीं वो करीब 12 एक बजे निकलते हैं हम, हम्म। किसी को पता नहीं चलता। अच्छा। गए चुपके से वहाँ रोज पूजा की, और किसी और को भी ऐसा किसी के घर के आसपास में नहीं करनी हो, जंगलों में एकदम, जंगलों में प्रॉपर? जंगल में प्रॉपर, ताकि किसी और रास्तों में भी नहीं करनी हो, अच्छा। आने जाने वाला आम रास्ता हो, ऐसा भी नहीं है, ऐसी बिरान इलाके में करना जहाँ पे कोई इंसान न गुजरे, अच्छा। ताकि किसी का पाँव न पड़े, किसी को आदमी इसी जरूरत से किसी का रोज किसी के ऊपर न जाए, हम्म। ये मान्यता के हिसाब से। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। तो उसके बाद जो है हम कोटगढ़ी मंदिर में गए तो वहाँ पे जो हमारे चाचा ताऊ थे, रिलेटिव थे, उन्होंने बोला यार ऐसा है, पहले तो ये शर्त रखी कि बोला ठीक है, जो आपको लगता है हमारी जमीन है वो आप ले लो, बोला हम देने को तैयार है, कोई कमा नहीं रहा है, कोई खा नहीं रहा है, सबके बच्चे बच्चे साइड हो गए। तो हमने बोला हम क्या ले लें, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम्म, कौन सी जमीन थी, किसके लिए लड़ाई हुई, क्या हुआ, वो हमारी दादी ने हमें कुछ नहीं बताया भाई। हम्म, अब हम क्या लें और क्या आप छोड़ोगे, इससे अच्छा मैंने बोला एक तरीका ये है, हम कोटगाड़ी मंदिर में खुशी की पूजा देते हैं, आप दंड भुगतो। अगर हम बोलते कि नहीं दंड भी मत भुगतो, तो फिर मेरी दादी झूठी हो जाती है। सही बात है। इसका मतलब वो ऐसी लड़ी हुआ, कल के दिन बोलेगी हम इतनी पीढ़ी तक तुम्हारा इंतजार करके आज मैया के दरबार में आए, तो आपने मेरे को झुठला दिया, हम्म, आपने कुछ मतलब आप दंड भुगो, आपको लगता है कि हमें ये गलती हमारे पूर्वजों से हुई, तो दंड भुगतो ताकि इसका निपटारा हो। हम्म, एक राशि या जमीन जो भी है आप छोड़ दो, हम भी नहीं कमाएंगे, कोई नहीं, वो दंड के तौर पर चली जाएगी। हम्म, या ऐसा करो, कुछ एक पैसा डालो। हम्म। वहां फिर एक एफिडेविट लिखा गया अच्छा। मैया के मंदिर में, हम्म, उनके द्वारा, मेरे चाचा ताऊओं की जो भी परिवार, उनके द्वारा लिखा गया कि ऐसे ऐसे हमारे पूर्वजों में ये बात हुई थी, ऐसी ऐसी जमीन का जो भी वो था, उसका आज हम अपने ओर से, हमारे पूर्वजों की ओर से हम एक दंड भुगतते हैं, हम्म, मैया इस चीज के लिए हमें क्षमा करना। और हमने भी उसको एक्सेप्ट किया, हम्म, जो हमारे परिवार से भी थे, मैया जिनको जो भी था में माफ करना, वो हो गया, जो दंड भुगत दिया। वो जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था, हमने उस पैसे को उन्होंने हमारे हाथ में रखा, और हमने उसको मैया के मंदिर में चढ़ा दिया। अच्छा। हमने बोला एक ये सिस्टम खत्म होना चाहिए आपके दिल से भी, ये भाई मतलब वो एक जो भावना है वो खत्म होनी चाहिए, हमारे दिल में भी ये नहीं रहना चाहिए। हमने उसको मैया के ऊपर वहीं पे मंदिर में चढ़ा दिया था, हम्म, और पूजा पाठ हो गया, हम सब संपन्न हो गए, निकल के आ गए। तो अभी पूरे परिवारों में एक ये है संतुष्टि, नहीं आप कुछ नहीं है, हम्म, ये आत्मा ही आत्मबली तो है। हम्म। आज आत्मा ही तो बोलती है, पहले तो कुछ था, अभी कुछ नहीं पितृदोष है। कह सकते हैं इसको। पितृदोष कह सकते हैं। हम्म,
तो उस कोटगड़ी मैया की जो है हमारे पहाड़ क्षेत्रों में सर बड़ी मान्यता है, बड़ी वो है। आप कोई किसी चीज़ में कोई आदमी ऐसी मज़ाक में आजकल के तो नेता लोग भी ऐसे कोटगड़ी का नाम ले लेते हैं। ये सब एक वो बना दिया ना। बहुत शक्तिशाली है, बहुत मान्यता है इसकी, सर बहुत उसकी बड़ी तो बहुत स्टोरी भी है। बहुत अब देखो 7 पीढ़ी के बाद लोगों को ये एहसास दिला रही हो। 7 पीढ़ी तक जिस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ा, तो इससे बड़ी पावर क्या हो सकती है? ना मतलब आप खुद सोच के देखें, हम अब खुद सोच के देखें, जनता भी सोच के देखे। उस पीढ़ी में सर जिस पीढ़ी को तो पता ही नहीं था ज़मीन किसकी थी, किसने ली, क्या ली। वो भी आज अपने मन से कबूल करने को तैयार हो गया कि नहीं आपकी ज़मीन थी, आप लो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। हाँ, मैं गलती किया होता, मेरे को पता होता मैंने गलती की है, तो मैं तो मानने को तैयार भी हूँ। मैं कानून के सामने भी मान लूँगा, भगवान के सामने भी मान लूँगा। अरे सर मेरी से सॉरी हो, मैंने गलती है। अब मेरा जो 7 पीढ़ी का बच्चा क्या पता करेगा मेरे पिताजी ने यहाँ से बिस्कुट चोरा था, नहीं चोरा था, मेरे दादाजी ने। लेकिन वो वहाँ पे उसको मानना पड़ा। नॉर्मल बात थोड़ी है ये। सही बात है। और और उसके बाद सर ये एक हमारे इसमें बोलते हैं घात गजाना या वो करना, भगवान का नाम लेके। तो हमारी दादी लोग या बोलोगे किसी भगवान का नाम मत लेना कभी किसी के सामने। आप वैसे झगड़ लो, हाँ। हाथ पाँव मार लो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी के लिए भगवान का नाम मत लो। ये सो कर मतलब एक होती है कि उनको उस चीज़ का एहसास था। हमारे अभी पंचकोटि की हमारे यहाँ जागर लग रहे हैं। अभी 2 जनवरी से जागर लग रहे हैं पंचकोटि की। 2-3 ठाकुरों के गांव थे, तो वो लोग लगाते थे सिस्टम से। 3 तीसरे साल में हमारे गांव का नंबर आता था। तो कुछ एक ऐसे पलायन की वजह से एक गांव तो बिल्कुल हो गया, एक गांव में चलता है और हमारे गांव में चलता है। अभी 2 जनवरी से है ये पंचकोटि की जो जागर है, जागर बोलते हैं हम उनको। पंचकोटि देवता जो हैं ये मतलब ये शिव के मेन रूप उनका मतलब उसका उसमें वो होता है। उसकी मान्यता के लिए पूरा गांव सर समर्पित होता है। अच्छा। पूरा गांव समर्पित होता है सर। पूरे गांव में हमारे इलाके में जो हमारा जंगल है, उस जंगल में जो है कि अगर एक टहनी भी पेड़ से गिर गई है सूख के, उसको भी हम पंचकोटि के नाम पर उठा के अपने इलाके में रख देते हैं। मंदिर आप जागर होगे तो उसमें चढ़ाएंगे इसको। अच्छा। लोग अपने पाले हुए पेड़ों को पंचकोटि में चढ़ाते हैं। अच्छा। अभी ये 4 दिन का 5 दिन का चलेगा वो। उसमें जो पंचकोटि देवता हमारे यहाँ एक देवताल है, देवताल बोलते हैं, देवताल देवताल बोलते हैं उसको। तो वहाँ स्नान करा के लाते हैं। कोई बोलता था, बुजुर्ग बोलते थे कि हमारे यहाँ के एक मतलब एक ऐसी शक्ति थी जो विनाश चाहती थी या वो करती थी। तो देवताल में जाके ये उनको साध के आते थे बोला। उनको रात में जब अब तीसरी रात को उनको हम जो डंगरिया हमारे धामी हैं उन सबको कंधे में उठा के वहाँ जाएंगे, करीब वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर। वहाँ स्नान कराएंगे, वहाँ से देवताल से फिर वापस आके मतलब एक वो। तो ये मान्यता है सर। आजकल की पब्लिक, आजकल की जो जनता है, जो बच्चे हैं, उनके कम थोड़ा सा हटके हो गए। हटके क्यों? मैंने जॉब किया, मैंने अपने बच्चों को साथ में पढ़ाया, गांव घर का माहौल ही नहीं दिखाया उनको। उनके लिए अब उनको ये सब नहीं मालूम है। नहीं मालूम है, नहीं यकीन करने को ना ना हमने यकीन कभी करते कहानी हैं। नहीं यकीन। तो ये सिचुएशन और ये कोई एक मेरे को तो ये लगता है ये दिनचर्या जीवन जीने की शैली थी। ये एक सही तरीका था। सही तरीका एक शैली थी जो हमारे जैसे बुजुर्गों कि ने। देखो, हमने खेती करी, हमने भगवान को शुक्रिया करने के लिए या थैंक यू करने के लिए चढ़ाया, ठीक है। कितनी बड़ी वो सब है, बहुत चीजें होती थी, एक चीज नहीं थी, मतलब बहुत सारी एक चीजें थी। शैली थी जीवन जीने अब की एक ना। शैली थी कि हम प्रकृति का धन्यवाद करते थे। प्रकृति धन्यवाद, अब चाहे वो भगवान मानो, इष्ट देव मानो, कुछ भी कुछ भी मानो, मान लेकिन लो ना, मानने को तो हम कुछ भी मान कुछ सकते भी हैं, मान लो ना। लेकिन तो हम प्रकृति का धन्यवाद और करते थे। उस शैली से बच्चे को जो हमारा जो पीढ़ी आ रही है उसको हमें संस्कार सिखाने की, ये संस्कारी गुण थे, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती किस बुजुर्गों को आपने कैसे रिस्पेक्ट देनी है या किस आदमी से कैसे बात करनी है। अपने आप सीखते ये थे। इन्हीं गुणों से तो सीखते थे। जो अब आजकल क्या है सर, जिसके पास ज्यादा पैसा है वही मेन मतलब मुखिया चुन के आ जाता है या मुखिया बन गया। आज मेन चीफ गेस्ट ये हैं। पहले चीफ गेस्ट होते थे जो गांव में जिनकी जितनी इज्जत होती थी। सही पैसा बात। नहीं सर, उनकी इज्जत कमाई जाती थी उससे। इज्जत कमाई जाती थी। पैसा नहीं कमाया था उस टाइम में। पैसे का मतलब नहीं होता ना। आजकल क्या है, अबे टाई कोट पैंट टाई पहन के आ गया बंदा, अरे वाला जेंटलमैन हो गया ये सब। लेकिन पहले आदमी को उस लेवल में, उस शेयर में, उस समाज में अपनी इज्जत बनाने के लिए बड़े कर्म करने पड़ते थे। तो इन देवताओं की बात जैसे करते हैं लोग, हाँ। कई लोग बोलते हैं कि कांपते हैं, आते हैं, डंगरिया हैं, गंध है, ये सब चीज़ों को कई लोग झुठलाते भी हैं। कई लोग बोलते हैं कि अब इसमें मैं कहता हूँ कि वो भी गलत नहीं है।
क्योंकि आजकल कुछ लोग इसको बिजनेस बना के भी बैठे हैं। बिजनेस बना के बैठे हैं ना सर। अब ऐसे में आप मेन चीज यही तो है ना हाँ। सर। हमारे सारे धार्मिक स्थलों में कुछ सरकार की ओर से सपोर्ट मिल रहा है, कुछ हमारे जो वहाँ के व्यापारी लोग व्यापार बंद कर दिया उसको। पहले लोग एक शिव दर्शन करने के लिए पहाड़ों में कितना कितने लोग किलोमीटर जाते लोगों थे? सर किलोमीटर नहीं, लोगों को एक जीवन आधा जीवन का जो हमारे जीवन के भाग थे ना, उसमें से लास्ट जीवन में अपने बोलते थे अब हमारा सन्यासी जीवन हो गया। 60 साल के एक बाद, उम्र के बाद निकल एक जाना उम्र पड़ा के बाद, हाँ। उसके बाद तब दर्शन हो पाते थे। पूरा जीवन का पूरा सिस्टम का त्याग करने के बाद बोलते थे ना, जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, युवावस्था, ये तो ये अवस्था है जो थी गृहस्थी वाली अवस्था होती गृहस्थ। थी। उसके बाद प्रौढ़ावस्था में लोग संन्यास के लिए चले जाते थे। हाँ, तो वो कहाँ जाते उन्हीं, आज शिव जी तुम्हारे मोहल्ले मोहल्ले में तुमने विराजमान करवा दिए, हर हर चौराहे में शिव जी में, तो इज्जत कहाँ से रहेगी? इज्जत का तो कोई मतलब ही नहीं है ना सर। शिव जी के दर्शन करने के लिए या किसी बड़े धाम के दर्शन करने के लिए आदमी को सर धन को अपना जीवन का एक हिस्सा त्यागना पड़ता था, तब जाके किसी के दर्शन होते थे। तो उस कसौटी में जब आज लोग कैसे पहुंचेंगे? फर्क तो है ना। लोग बिजनेस खोल के बैठे हैं। बिजनेस खोल के बैठे हैं उसी धाम में। आप यहाँ से लेके जहाँ से स्टार्ट होता है वहां से लास्ट तक कोई सिस्टम नहीं रहेगा। मैं भी काफी धामों में या काफी जगह पे मैंने भी कोशिश की, घूम के आए हैं, तो वहाँ की व्यवस्था को देख के लगता था यार क्या है, अब चेंज हो गया सब कुछ ना। तो अब वो पब्लिक जैसे कि हमारी जो पीढ़ी है आज के टाइम पे, वो माने भी कैसे कि ये सच होता है, क्योंकि उनके सामने तो अंधविश्वास भी पड़ा हुआ है बहुत सर सारा। माने की कैसे, देखो मेरे बच्चे 2 थे, मैं आर्मी में चला गया। मैंने मेरे बच्चा मेरा 1.5 साल का लड़का था, तो मैंने 2001 में 2000 में सन 2000 में मैं उनको अहमदाबाद ले गया। और 2019 में मैंने बच्चे घर छोड़े। 19-20 साल का हो गया वो। उसने पूरी प्लेन से ही काट दी। अपनी संस्कृति में तो गया ही नहीं, वो जाना ही नहीं, सीखा ही नहीं कुछ। अब मेरी भी बात कह लो तो मैं भी बाहर ही रहा हूँ। बाहर ही रहा हूँ, मैं 24 साल तो दिल्ली रहा हूँ। तो कहाँ से सीखेगा? कहाँ से सीखेंगे? अब तो जो जो यहाँ पे चल रहा है प्लेन में, यही तो उनको अच्छा भी नहीं लगता वहाँ। क्यों? उस माहौल में वो गए नहीं है ना सर। और हमें तुम यहाँ कहीं भी बैठा दो, हमारा मन उधर ही रहता है, क्योंकि वहाँ के सर हर चीज से बचपना निकला हुआ है हमारा। सही बात है। हर चीज से बचपन, रिश्ते की कदर, वो चीज तो जो सर, अब हम लोग तो थोड़ा सा साइड में चले गए लंबे उसमें। एक्चुअली जो देवी देवताओं वाला जो ये मानना या पूछना, ये सर मन है। मन है, आप मानो तो सब है। किस श्रद्धा से मान रहे हो, किस श्रद्धा से पूछ रहे हो। और दूसरा ये जीवन शैली थी हमारे बुजुर्गों ने हमें बनाई थी। हम चाहे भगवान के डर से ही अगर आपकी इज्जत कर रहा हूं तो समाज में यार है तो सही, कुछ किसी की डर से ही सही। आज रिश्तों की कदर देख लो, आप सब आंटी आंटी अंकल हो गए सब। पहले हम गांव के हम खुद स्कूल से भागते थे सर। गांव का भी कोई आदमी, गांव का कोई आदमी दिख गया तो उससे भी हम छुप जाते थे, अरे यार ये हमारे गांव का है। और आज के टाइम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसी के सामने नशे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना। तो मुझे थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। ये कहानी याद आ गई सर। मैं अपने, क्योंकि जब मैं मेरे पे गुजरी वही बताऊंगा, दूसरे की सुनी सुनाई नहीं बताऊंगा मैं। मेरे पिताजी जब पेंशन आए थे, शायद ये 76 में आए थे। हम लोग मैं तो उस समय 2 साल का भी नहीं था, छोटा सा था। तो आर्मी में थे, तो ये वार में थोड़ा कान से कैटेगरी हो गया, कान की पर्दा फट गया था, तो रिटायर आ गए, बोर्ड पेंशन। उसके बाद पिताजी ने, परिवार था, सब कुछ जिम्मेवारी थी, तो बहनें थी, सब कुछ। अब ठीक है, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी का वो किया, तो उन्होंने अपना पुराना घर तोड़ के नया घर बनाया। उसके बाद जब हम लोग थोड़ा सा बड़े होने लगे, तो चाचा भी मेरे सर्विस लग गए थे, तो फिर एक घर की और जरूरत थी, तो उन्होंने एक घर और उसके बगल में बनाया। अब उस समय मैं करीब कुछ नहीं, 10-12 साल का रहा हूँ। अच्छा, जब वो घर बन रहा था हमारा, तो सर आप सच नहीं मानोगे, कम से कम मैं वो 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में पहुंच गया था। लेकिन मेरे को एक चीज एहसास होता था उस घर में, मैंने पूरे परिवार को बता दिया था वो। अच्छा। और पूरे परिवार में कुछ जिसको सुनाई देता था वो बोलता था हाँ ये सही बोल रहा है।
और जिसको नहीं सुनाई देता था बोला यार तुम लोग क्या बात कर रहे हो। क्या होता था सर, 3 मंजिला घर होते थे पहले गाँव में। 1 मंजिल, 2 मंजिल, ऊपर 3 मंजिला घर होता था। ऊपर किचन का वो होता था सेटअप। नीचे गोट वगैरह होता था। गोड हो गया, बीच में मजाल वगैरह दे। हाँ। तो मैं जब भी अब एक्चुअली क्या था कि थोड़ा खेलने कूदने की वजह से मैं बचपन से थोड़ा चंचल टाइप का था, तो मैं घर के अंदर भी अंदर बाहर भागना भी मेरे को माँ लोगों से मेरे को टोकाई मिलती थी, तो आराम से नहीं चल सकता, भूचाल की तरह आता है, भूचाल की तरह भागता है। मतलब ऐसी मेरी हैबिट थी, दर 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 भागना ऊपर को, दर 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 नीचे को भागना। कोई अंदर होगा, कोई ऐसा ही नहीं होगा। चाची चाचा ताऊ कोई भी परिवार किचन में है या कोई अंदर कुछ है, मैं जाऊंगा कुछ नहीं होगा, और मैं उसमें गौर भी करता था अभी तो नहीं हो रहा, किसी को बोलता था नहीं होता था। और जब मैं अकेला जाता था होता था। वो क्या होता था, एक धूर थी, धूर बोलते हैं हमारे यहाँ, जो मेन छत को मेन छत की नींव होती जो एक तरह नहीं से, होती, ऊपर जो से बीच वाला पूरा सबको- सबको पेड़ बैलेंस कर पूरा रहा होता है। पेड़ डाला जाता है उसमें, हाँ, देखा है मैंने वो बीच वाला। है ना। हाँ। वो धूर जो है आवाज करती थी सर, अच्छा, और कैसी आवाज आवाज? टक करके आवाज करती थी। अच्छा। जैसे टणकना बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, टणकना। जैसे किसी चीज कोई लकड़ी कभी टणकती है ना, टक आवाज करती है। मतलब टूटने की है या कैसी? हाँ, टूटने टाइप टक। जैसे आप नॉर्मल जैसे मैं बैठा हूँ, टक ऐसी आवाज आती थी। टणकना टणकना। मैं माँ लोगों को बोलता ये इधर आवाज करता है टणकने की है, टणकता है, टक टक करता है। और ये कोई यकीन नहीं माने, घर नया नया बना था, कुछ कितने साल हो गए, सुनता रहा, सुनते। तो जो जो परिवार के और लोग भी सुनते थे, ऐसा नहीं मैं ही सुनता था, और भी सुनते थे, कोई कोई, उन लोगों ने भी बोला टणकता है, बोला ये। अब ये एक उस समय के लिए हमारे परिवार के लिए एक समस्या थी, मिस्ट्री बन गई थी। इतना हमने नया घर बनाया, हमारा घर टणक रहा है, किसी ने कुछ कर दिया। उस बात को लेके मतलब एक उनके दिल में भी ऐसा था, बच्चे बोलते हैं, लेकिन वो फिर भी हमें सांत्वना करते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है, मतलब तो पिताजी लोगों को भी बताया, हम लोग सबको हुआ। तो एक दिन क्या हुआ सर, मेरे को सपना हुआ। हो सकता है मेरे को सपना इसलिए आया हो क्योंकि मैंने हमेशा सुनता रहा, तो मेरे दिमाग में वो बात बैठ घर कर गई है। मैं अपने कमरे में सोया, मजाल में सोया हुआ हूँ, और मेरे बगल में एक छोटे से टोकरी के अंदर एक हरा हरा बच्चा, कैसा? हरा कलर का, अच्छा। ग्रीन कलर, जो हरा कलर होता है ना, एकदम हरा कलर का बच्चा सोया है। मैं उसको उठा के ला रहा हूँ। जब मैं उस बच्चे को उठा रहा हूँ, वो मेरे को ये पूछ रहा है कहाँ पे टणकना है सर, बता मेरे को। अच्छा। मैं उसको गोद में उठा के ऊपर ले जा रहा हूँ। अच्छा जी। मैं उसको ले जाके उसको बताया, मेरे को भी ये लगा कि यार ये सपना इसलिए हुआ होगा कि मेरे को बार बार टणकना सुनाई देता है, मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई, ठीक है। मैं उसको बता रहा हूँ इस जगह पे होता है। तो वो बाहर को आ गया बच्चा, बाहर को आ गया, तो मतलब क्या हुआ, इधर टणकता है यहाँ पे, आप कहाँ जा रहे हो, मतलब कहाँ जा रहा है तू करके बात कर रहा था वो उसको। बच्चा ही है। बच्चा तू करके बोला, तू कहाँ जा रहा है, यहाँ टणकता है, यहाँ बता रहा हूँ। अब नहीं टणकेगा बोला उसने, बाहर को आ गया। अच्छा। तो काफी दिन हुए भी नहीं टणका वो। मैं गौर करके सोचता भी था, अंदर जाके ऐसे चुप खड़ा भी रहता था। कितने दिन मेरे को देखी मेरी चाची भी डर गई, जो अंदर में जाके चुपके से खड़ा होना टणकने सुनने के लिए, और बाई चांस चाची किसी काम के लिए अंदर, वो देखिए अंधेरे में कौन खड़ा रखा ऊपर। वो मेरे को गाली भी मिलती थी, बोला भूत की तरह खड़ा रहता है हर जगह। और एक्चुअली मैं टणकने को सुनने के लिए खड़ा रहता था। जिस दिन नहीं टणकेगा तो मैं इंतजार करता था, आप टणकेगा, नहीं टणकता। तो ये कहानी जो काफी दिनों से चली, तो सर मेरे साथ हो गया था, तो मैं आपको खुल के बता रहा हूँ ऐसे इस किस्म का। तो पिताजी ने फिर ये बात मेरे पिताजी को सपना में, माँ लोगों को सपना भी बताया। तो माँ ने, हमारे एक पंडित जी है गिरीश पंत, गिरीश पंत जी हैं, तो काफी जानकार हैं सर, इतने जानकार हैं, हमने तो युवा अवस्था मतलब उनको देखा था। तो बहुत से लोग मतलब ये जो मतलब काफी उन्होंने एक सिद्धि प्राप्ति मतलब ऐसी किस्म के आज भी प्रेजेंट हैं। मैं कॉल करके कभी आपको या कभी उधर जाना होगा तो मैं आपको मिला लूंगा उनको। तो उनको बुलाया था, उनसे बताया, उन्होंने आए घर में, उन्होंने बात देखा, सब कुछ देखा। तो उन्होंने बोला आपके जब मकान बन रहा था ये रोका है, बोला अभी। मैं उनको बताया अब नहीं होता करके, बोला होगा पक्का, ये रुका है, बोला अच्छा रुका है, होगा पक्का जब तक इसका समाधान नहीं करोगे। हमने बोला समाधान क्या, पिताजी ने बोला बताओ फिर क्या है, क्या समाधान। पहले क्या बताया? उन्होंने बोला कि एक दिन मैं वो करूंगा, बोला कुछ उनका अपना
सिस्टम था। अंदर बैठे सब कुछ हमने, हमारे परिवार ने सब लोग अंदर गए। उन्होंने फिर वहाँ पे जो जो सामान मंगाया वो लेके गए। चाचा, बड़े चाचा, छोटे चाचा, पिताजी और बड़ा भाई हमारा, ये 4 आदमी, और पंडित जी 5 आदमी। ये गए गोठ में, जहाँ पे हम भैंस मारते थे। सर उस इलाके की और उस गोठ की एक और खासियत थी, उस साइड में अगर हम कभी भी कोई भी जानवर मारते थे वो 6 महीने नहीं बचता था। अच्छा। हमेशा केस उसी किले का हुआ जिस किले में हमने, जिस साइड में वो किया हुआ था, उस साइड हमारा भैंस भी मरा, गाय भी मरी, बैल भी मरा। अच्छा। तो बाद में उस साइड को हमने बांधना ही बंद कर दिया था। तो वो पंडित जी वहां ले गया, तो पूरे परिवार के 5-4 आदमी हमारे परिवार के पंडित जी, उन्होंने उनको इशारा दिया, बोला ये पत्थर को निकाल। अब क्योंकि पत्थरों की दीवार होती थी सर, वो काफी चौड़ी होती है, इतनी चौड़ी होती है। मेरे को लग रहा है 9 18 इंच की, पता कितना कितनी इंच हाँ होती थी, इतनी होती थी। पूरा का पूरा पत्थर लगता है उन हमारी भी इतनी है। हाँ। तो इस पत्थर को निकालो। पिताजी लोगों ने उस पत्थर को निकाला। पत्थर निकाला, पूरा पत्थर बाहर आया। पंडित जी ने हाथ डाला अंदर, वहां से एक पोटली टाइप की निकाली। अच्छा। पोटली टाइप की निकाली, तो उन्होंने बोला कि डरने की कोई बात नहीं। उस पोटली में सर पिठा और त्रिशूल, और मेरे चाचा बताते थे, भाई लोग बताते थे बाद में, उस समय तो किसी ने नहीं बताया क्या था। वो तो उसके बाद उन्होंने वो उसको वो करके ये भी बोला था कि आप चाहो तो ये हम जिसने आपके लिए किया उनके उल्टा कर देता हूँ। तो पिताजी लोगों ने बोला ऐसा कुछ नहीं करना होगा, बस हमारा वो हो जाए, हमारा ठीक हो जाए, किसने क्या किया वो छोड़ो आप। तो वो पोटली में वो बात के उल्लू की मुंडी सूख रखी सर, वो बाल वैसे थे उसके, बोलते हैं बिल्कुल हड्डी, मतलब खाली हड्डी और बालों का ही ढांचा टाइप का बना होता है। उल्लू की मुंडी और मुर्गे के पंजे हैं पांव से, और इतना बड़ा कील। अच्छा जी। ये आइटम उसके अंदर मिला। तो उन्होंने निकाला, उसको आइटम को निकाल के फिर वो उस पत्थर को वैसे ही लगा के लीप दिया, और उसके बाद उस पत्थर को बोला, उस पोटली को छोड़ के आए चाचा लोग उसी समय, पीछे मुड़ के नहीं देखना, बोला सीधे जाओ और ऐसे छोड़ के आओ। नहीं तो बोला मैं उसको वहीं छुड़वा देता जहाँ जिसने ये कार्रवाई की थी, लेकिन हमने मना किया था। तो तब मेरे को उन पंडित जी की उस शक्ति, उस ताकत में भी मेरे को कुछ हुआ एहसास कि यार है कुछ तो। अरे यार बताओ ना, इतनी 18 इंच की दीवार के बीच और में वो भी हमारे घर की बात हो रहा, ये मेरे परिवार के अलावा वो पंडित जी ही जानते हैं कि कितना सत्य है कितना झूठ है। और ये मेरे पिताजी, मेरे चाचा लोग, मेरा परिवार ही जानता था। और तब से वो टड़कना बिल्कुल बंद हो गया उस घर का। मानने वाली बात है ना कि 18 इंच की अब कितना बड़ा घर है। और नहीं, वो पता है कब डाला गया था? जिस समय हमारे घर की नींव पड़ के सब थोड़ा घर ऊपर को आ रहा था, तो कि उस समय लोग गांव में कौन रहता है, रात में लेबर गए, दिन में तो वैसे ही पड़ा रहता था। तो उस समय बोलते हैं कि इसको नीचे इसके अंदर डाल के किसी ने पत्थर से दबा दिया था, आपने चिढ़ाई उसी से ऊपर को चल दे रहे हैं आप। ये सिचुएशन थी, बाद में नहीं डाला गया वो मकान जब बंद रहा था उस समय डाल दिया। डाला किसने था, कुछ बताया उन्होंने? अब देखो ऐसा है ना सर, ये तो हम किसी पे इल्जाम लगाना या किसी कोई आज के तथ्य नहीं है। लेकिन जो उनका इशारा था, या जो वो बोलना चाह रहे थे, तो हमने बोला यार हमें जानना भी नहीं किसने डाला, और ना हमने कुछ करना है, बस हमारा अच्छा हो जाए, हमारी जगह दिक्कत थी तो ठीक है, खत्म हो जाए, बस खत्म हो जाए। तो ये कहानी मेरे अपने परिवार के साथ हुई थी, मतलब ऐसा किस्म का। तब मेरे को कभी कभी एहसास होता है कि कुछ न कुछ तो है, शक्ति, ताकत है। और अभी ये मेरे गांव वाले भी वो कर सकते हैं, या मेरे साथ वाले भी वो सुन सकते हैं। हाँ। हमारी खुद चाची थी, छोटी चाची, उनको पता नहीं किस चीज की पकड़ हो गई थी। उन्होंने 2 साल सर शादी के बाद ऐसा जीवन बना दिया था अपना, हम कहाँ कहाँ नहीं भटके। मेरे चाचा, मेरे पिताजी, मेरे माँ लोग कहाँ कहाँ किस किस के पास नहीं गए। एक बच्ची हुई थी उस समय, अभी भी मेरे को वो है, रात में उनको ऐसी बीमारी हुई कि बच्ची का गला हाथ से दब गया, खत्म हो गई। बच्ची खत्म हो गई? बच्ची खत्म हो गई। अब हाथ से दबा क्या हुआ, मतलब बच्ची खत्म हो गई। 1-1.5 महीने की थी वो। अच्छा। वो बीमार हो गई, उनको कुछ होश ही नहीं रहती थी। तो अब बाद में हमने कोई ऐसा मेडिकल उपचार नहीं कराया था। वही झाड़ फूक है, देवी तो बाद में ठीक हो गया, परिवार चल रहा है बढ़िया सा, 2 बच्चे हैं, एक बहू शादी कर दी, अभी तो बढ़िया सब कुछ। ऐसा क्या होता है, पकड़ होती है? हाँ, तो ऐसी पकड़ दी, मूर्छित हो जाते थे, पागल टाइप, कांपना शुरू हो, ऐसे मतलब कुछ ऐसा किस्म का होता था। हम लोग तो बचपना था हमारे अंदर, मैं तो मजाक भी बना देता था कभी कभी।
जो डंगरिया लोग आते थे वो देखो बचपन में तो ऐसा ही होता, जब तक बीतती नहीं है हाँ हम समझते भी नहीं है। मजाक देते, मैं खुद ही हाँ। घर की मजाक बनाता था। तो जो डंगरिया अम्मा आती थी, एक हमारी भगवती की डंगरिया बोलते थे, वो कामती थी, वो पूछती थी हाँ बता फिर कुछ चली थे बताओ बताओ। तो मैं अम्मा की भी मजाक बना देता था जब कामने वाली, तो मेरे को डांट भी मिलती थी घर पे, बोला निकल इधर से। तो हमारे लिए तो मजाक था, लेकिन हकीकत जिंदगी में जब देखा कि 2-3 साल तक उन्होंने वो जीवन जिया, कुछ तो था। एक दिन की बात नहीं थी। एक दिन की बात नहीं थी, पूरा जीवन। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन है हमारे पहाड़ों में सर, मानने वाली बात है सर, मानना। और एक जो पद्मा बोल रहा है कभी कभी जीवन जीने का शैली है, ये तरीके थे सर। किसी लंबे रास्ते में पैदल चलते थे लोग, तो आपने गौर किया कभी किसी जगह पे ऐसा होता है छोटे छोटे पत्थरों का ढेर लगा रहता है पैदल लंबे रास्तों में, आप कभी पैदल चले ज्यादा? हाँ बहुत चला। जैसे मान लीजिए पिथौरागढ़ से आप घाट कालिका चले गए पैदल रास्ते से, तो आपको वहां रास्तों में कहीं या जंगल से कहीं लंबे रास्ते से आ रहे हो, तो आपको देखा होगा कि कहीं पे रास्तों में पेड़ के नीचे या किसी पत्थर के नीचे बड़ा छोटे छोटे पत्थरों का ढेर लगा रहता था। ऐसा देखा तो है कई जगहों पे मैंने। हाँ, तो उसमें क्या होता है, मान्यता क्या होती है, जो भी उस रास्ते से ऊपर से आए चाहे नीचे से आए, तो वो बंदे क्या बोलते हैं, यहाँ पे ग्वालदेवी का एक वो है, मान्यता है, जिसमें हमने घास या कोई पत्थर चढ़ाना पड़ता है। तो मैंने ऐसा सुना था कि इसमें जैसे कि बोलते हैं, चाहे कहाँ-कहाँ का सुना मैंने, कई मंदिरों का सुना था ऐसा कि यहाँ पत्थर रास्ता पत्थर जोड़ छोटा नहीं, पत्थर जोड़ दो तो इससे आपका मकान नहीं नहीं, बन वो तो जाएगा। पत्थर जोड़ने हाँ। हमारे पहाड़ों की बताना। आप किसी को जब कोई हमारे पहाड़ों की है ये। कोई कमेंट करेंगे जो जिन लोगों ने ये चीज देखा है, वो लंबे रास्ते में जब चले 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर का रास्ता जब होता था या लंबा रास्ता होता, पहले पैदल चलना होता था, तो जगह जगह पे हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद एक वो पत्थरों का वो आता था। तो हम लोग क्या करते थे, हमने खुद एक क्या, हम रास्ते से ही पत्थर ढूंढ के उस जगह पे चढ़ा देते थे। हाँ। उससे क्या होता था? पहले हम लोग वही एक देवता का नाम दे दिया, रास्ता छोटा होता है या देवता की भूत बात की पकड़ नहीं होती, यहाँ पे एक हमारा पूज्य मतलब एक अच्छा। जब मैंने गौर करके सोचा ना सर, ये हमारे बुजुर्गों की कितनी बड़ी वो थी। उस समय पैदल रास्ते हुआ करते थे, लोग घोड़े चलते थे, पैदल लोग चलते थे, अगर इतने रोड़े फोड़े सब पेड़ पत्थरों उस रास्ते में इकट्ठे रहेंगे, फैले रहेंगे, तो कितनी दुर्घटनाएं होंगी, चल नहीं पाओगे आप अच्छी तरह। वो हर 2-3 किलोमीटर के अंदर जो ये पॉइंट बनाए गए पत्थर चढ़ाने वाला, वो पत्थर वो रास्ते को साफ करने का तरीका था। साइंस की तरफ से तो सोच सकते हैं ना, नहीं समझे? पहले पहले लोगों ने उधर ही का पत्थर उठा के फेंकना शुरू किया, फिर धीरे धीरे थोड़ा आगे का पत्थर फेंकना शुरू किया, फिर वहां का फेंका, फिर धीरे धीरे फिर लोगों को जब पता चला यार वहां पे ये आने वाला है और पत्थर मिलता नहीं, और आगे से पकड़ के लाने शुरू किए, और रास्ता दोनों साइड का, नीचे से आने वालों का भी रास्ता साफ, ऊपर से आने वालों का भी रास्ता साफ। तो ये एक प्रथा मतलब कितनी मतलब एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट क्रिएट करने के बदले हमने एक जीवन शैली का अच्छा रास्ता क्रिएट कर दिया। ये एक सिखलाई या एक मान्यता के हिसाब से रास्ता साफ करने का तरीका। तो ये चीजें हमारे पहाड़ों में सर, हम लोग प्लेन्स में आके एक गौर करना सर, जब हमारे प्लेन पिथौरागढ़ आज की डेट में बताता हूँ मैं, आज कोई अपने आप को बहुत फॉरवर्ड समझ ले, जो पिथौरागढ़ का पढ़ा लिखा बच्चा होगा ना, पिथौरागढ़ का पढ़ा लिखा इंटर प्लस डिग्री कर ले, कुछ भी कर ले, वो प्लेन से के पास के आदमी के बराबर उसके अंदर चालाकी नहीं होगी, वो सीधा होगा सर, सच्चाई की ओर होगा वो। लेकिन यहाँ प्लेन्स में आपको अनपढ़ आदमी बेवकूफ बना देगा उसको। क्यों? वो उसने सर हमेशा सत्यता के ऊपर जिया, वो हमेशा ईमानदारी के ऊपर जिया है, वो यकीन बेईमानी देखी नहीं सर। और यहाँ एक से एक तेज तर्रार चालाक बन के अपने आप को, मतलब ये यहाँ का सिस्टम है। हमारे प्लेन्स का आदमी, हमारे पहाड़ का आदमी हर इंटरव्यू में या उसको बड़ा टफ पड़ता है कि यार मैंने दिल्ली जाना है, इंटरव्यू देना है, और वहाँ पे एक नॉर्मल सा बच्चा भी उस इंटरव्यू में पास करके, क्यों उसको उसी समाज में वही देख के आया है ना सर, कैसे कैसे किसी चीज को कब्जा। कहने का अर्थ यही है, जो देवभूमि से जुड़ा होगा, जो जड़ों से जुड़ा है हमारा, जड़ों से, वो एकदम सत्यता पे ही रहता है हमेशा। आज सर जॉब करते हैं ना, अब हम तो आर्मी से रिलेटिव हैं, पहाड़ में प्लेन्स के बोलते हो सर, एक प्लेन्स का कोई आदमी या किसी के यहाँ आप जॉब करते हो या किसी विभाग में जॉब करते हो, उनके अंदर एक आपकी एक छवि बनी है सर, आप उत्तराखंडी से हो, आपके अंदर उनका विश्वास जगा हुआ है, अभी भी है।
कहाँ से है वो? उत्तराखंड से। वो हमें हमारे इष्ट ने सिखाया, है ना? समझ रहे हो ना? इष्ट की शक्ति थी वो वो सिखाने शक्ति की। है कि वो सीख के कहाँ से आए हम? ईमानदारी, किसी चीज़ पे विश्वास, किसी का विश्वास जीतना। हम तो विश्वास से ही नौकरी करते हैं या विश्वास से जीतते हैं सर किसी का। हुँ, आदमी छोड़ देता है सब कुछ यार। जैसे एक गौर करके सोचो, हर अमीर आदमी को पहले गोरखा किसको रखता, गेट में किसको रखता था? गोरखा रखो, हाँ, ईमानदारी के लिए। ईमानदारी के लिए सर। उसकी वो उसका वो नहीं है, उसकी ईमानदारी का गुण है सर। हर आदमी ढूंढता है भाई नेपाली एक गोरखा रखो गेट में। हुँ, वो गुण उसके पूर्वजों ने दिया था उसको। सही बात। वो चीज़ हर कोई समाज नहीं ग्रहण कर सकता। हर समाज उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट वो कर सका, ला सकता अपने अंदर क्वालिटी। हुँ, वो उनके पूर्वजों से, वो उनके बुजुर्गों से बनी है। वही चीज़ हमारे पहाड़ के लोगों से या हमारे परवरिश से, हमारे संस्कारों से जो बच्चे के अंदर गुण आता है ना सर, हुँ, और जो समाज में जो अपनी जगह बनाते हैं। आ, ईमानदारी या विश्वास हम ही खुद ही हैं। हमारे अंदर वो उतनी नॉलेज या उतना वो हुनर नहीं होने के बावजूद भी हम किसी चीज़ पे पकड़ बना लें, वो अपने विश्वास और ईमानदारी के ऊपर ही करते हैं। सही बात है। अगर हम पे इसे बोला या कोई बात नहीं, कम जानते हैं ना, लेकिन ईमानदार आदमी है। ये एक गुण है सर बहुत बड़ा। हुँ, और यही चीज़ ईमानदारी सर, आप कितना हुनर वाले हो, आपके अंदर अगर ईमानदारी नहीं है, आपके अंदर अगर किसी का विश्वास नहीं है आपके ऊपर, तो क्या फ़ायदा आपका हुनर का सर? सही बात है। तो ये चीज़ें हमारे बुरु पूर्वजों से मिले हुए हैं, हुँ, या हमारे समाज से, हमारी संस्कृति से। हुँ, हम गाँव में आज सच में यहाँ पे आज हम लोग जातिवादी वही ऐसे में बँटे हैं, लेकिन कौन बोलता मैं तो गाँव घरों में होता था सर 200 साल अंग्रेज़ों का गुलाम, हुँ, 500-600 साल हम मुगलों के गुलाम। हुँ, हमारी संस्कृति और हम वो तो हिंदू धर्म था सर, जिसने आज अपने आप को जीवित रखा। इतने 100 साल के बाद वजूद मिट जाते हैं। हुँ, आपने इतिहास पढ़े होंगे, हुँ। इतने 100 साल गुलाम रहने के बाद कि कोई संस्कृति बच सकती है? जिसको सही मिटाने के लिए लोगों ने अपना सब कुछ झोंक ये दिया था। आप ये भी तो देखो ना, ये 500 साल, 200 साल क्या रखा है, जब करोड़ों साल पुराना धर्म है तो। ना नहीं, उस वही तो बोला हूँ, उसके गुण थे ना सर, उसकी वजह से आज हमारा हिंदू धर्म बचा हुआ है। नहीं तो सब कुछ एक्चुअल में करोड़ों साल भी कहूँगा तो वो भी गलत होगा, क्योंकि इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। लिमिट ही नहीं। पता नहीं कि ये कितने युगों से चला आ रहा है। कितनी तो उस समाज में उस समय हुआ था ऐसा समय कि हाँ भाई छोटी जात बड़ी जात में बंटवारा हुआ था, मानते हैं सर। लेकिन मेरे गांव की आज मैं बता रहा हूँ सर, आज चाहे आज जिसको हम छोटी जात के बोलते हैं, मैं तो धरोट हुआ ही बोलता था यार अभी भी। हुँ, मैं धरोट ठुलबा है तो ठुलबा है यार। हुँ, गांव से जो रिश्ता बना हुआ है हमारे दादा परदादाओं से, हम उसी रिश्ते से पुकारते थे आज भी। हुँ, हमने उनको वही कदर वही रिश्ते से ही बात किया, बिना रिश्ते से चचा लगता तो चचा ही बोला। हुँ। कभी ये सब नहीं देखा। तो वो हमारी परवरिश थी ना सर। हुँ, आज किसी बच्चे को बोल दो कि यार ये ऐसी जाता, वो उसे मुंह फेर देगा। सही बात है। हमारे हर काम में, हर फंक्शन में एक्चुअल में बाँटने वाला धर्म नहीं, बाँटने वाला समाज है। समाज है, हर चीज में वो इन्वॉल्व रहते हैं सर, उनके बिना काम नहीं होता था। हुँ, धरोट हुलबा ऐसे हमारे गांव के ऐसे वो थे, हुँ। कोई भी पेड़ काटना या कोई मकान के कोई भी गांव का, पहले उनको इनवाइट किया जाता, भाई आ जाओ धरोट हुलबा तो तो अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं संस्कृति की, समाज की, और मैंने आपसे कहा था कि हमारे कई प्रकार के पॉडकास्ट भी आएँगे, है ना? हाँ तो मैं चाहता हूँ कि हम इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू करें। अगले अगले इसी एपिसोड को मतलब खींचते हुए अगले एपिसोड में लेके जाते हैं, और वो रहेगा हमारा रियल लाइफ स्टोरीज़ पे, जिस पे या, आपको आपका सपोर्ट हमें इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि उसमें कई प्रकार के पॉडकास्ट आने वाले हैं, समाज से जुड़े हुए, अपने समाज से जुड़े हुए, अपने फ़ौज से जुड़े हुए, कई तरह के मतलब हर चीज़ों के मुद्दे रहेंगे उसमें, चाहे प्रकृति से रिलेटेड हो, कहीं कहीं से भी रिलेटेड हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को प्यार दें, और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, भाई वीडियो को फैलाओ जितना कर सकते हो। अभी आज हमने एक हॉन्टेड पॉडकास्ट लिया है, और हमारी जो डिस्कशन है वो जा रही है, तो ये कंटिन्यू रहेगी यहीं से, उसका पार्ट 2 रहेगा रियल लाइफ स्टोरीज़ में। तो इसको कंटिन्यू करेंगे वहाँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय श्री भारत। राम।